ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक समय बिजली के पेड़ की स्थापना की थी। उस वक्त वृक्ष देवता आकर सतना गांव में बिजली का पेड़ और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन गुड्डू और उसकी पत्नी आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बहुत बढ़ चुका था। गांव के नदी, तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है। गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है और ना कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके थके लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। ना कोई मटका बिका है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारी दशा बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? आप कल की चिंता मत कीजिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की तरफ जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ति एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे गांव का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू! अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है। लेकिन इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास ही छोड़कर चला जाता है, पर गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे अपने गांव लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम गांव वाले देखेंगे तो सही कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के पेड़ के पास रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लेकर आए हो गांव में। ये करता क्या है? ये एक एसी है, इसे घर में लगाने से ठंडक आती है। अगर ऐसा है तो इसे इस पेड़ पर लगा दो, गांव में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर बनाने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के पेड़ के पास जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है, इसे कुछ हो गया है। आ जाओ, आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के पेड़ के पास जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है,
ये जरूर प्रकृति देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का पेड़ चमकने लगता है और वृक्ष देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस मिट्टी के एसी को इस बिजली के पेड़ में जोड़ दो। ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे गांव में मिट्टी का सबसे अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ की मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, जिससे इस गांव की सारी समस्या चली जाएगी। इतना कहकर वृक्ष देवता वहां से अदृश्य हो गए। गुड्डू जाकर अपनी मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है। मिट्टी की एसी तैयार है। भगवान के कहने मुताबिक बिजली के पेड़ में लगा दिया है। क्या पता कुछ अनोखा हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के पेड़ में लगा देता है। अब देखना, मेरे प्रभु की कृपा देखना। इस मिट्टी के एसी से हमारे गांव में सारी समस्या ठीक हो जाएगी। मिट्टी के एसी के पेड़ में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है, मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे गांव का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात। प्रभु की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको नजर न लगे। गांव वाले सुखी सुखी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने षड्यंत्र रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना गांव में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश हैं और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने गांव में लगाई हुई है। क्यों ना उसे चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी के जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ठंड ठंड ठंड, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा। और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा। हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा मजा आया। और इसी तरह मिट्टी की एसी की मदद से सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तीनों मिलकर खेत में काम किया करते थे। कुछ दिनों पहले ही अजय के माता पिता का देहांत हुआ था। अजय अब इस दुनिया में अकेला पड़ गया था। माँ बाबा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ अजय, कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। घर संभालूं कि खेत, समझ नहीं आता। अच्छा, वैसे तुम्हारी गैस खराब हो गई थी ना, तुमने ठीक करवा लिया? नहीं यार, अभी इतने पैसे नहीं कि गैस ठीक कराऊं। सोच रहा हूँ कि एक चूल्हा बना लूं मैं अपने लिए। अजय अपने लिए एक चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। अजय चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता और कभी धुएं की वजह से खांसता रहता। अजय जला भुना खाना खाते हुए दिखता है। एक रात को अजय खेत से बहुत लेट आता है और घर में कोई खाना नहीं बना है। भूख से अजय के पेट में आवाज हो रही थी। अजय रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ,
तू होती तो मुझे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। अजय रोते रोते खिचड़ी बनाता है और फिर खाकर कुकर चूल्हे में ही रखकर सो जाता है। दूसरी सुबह। कल रात की खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। काश थोड़ा सा बचा लेता तो आज भी खा सकता था। ये कुकर इतना भारी क्यों लग रहा है? मैंने तो कल सारी खिचड़ी खत्म कर दी थी। अजय कुकर खोलकर देखता है तो उसमें कुकर भरकर खिचड़ी पड़ी होती है। अजय हैरान हो जाता है, पर वो सोचता है शायद उसने कल रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। अजय खिचड़ी खाता है और खेत में खाने के लिए भी ले जाता है। अजय, आज तो तुम बढ़िया खाना लेके आए हो। लगता है खाना बनाना सीख गए हो तुम। उस रात को अजय रोटी और सब्जियां बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे में ही रखी होती है। अजय खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जियां बनाई ही नहीं थी। दूसरी सुबह अजय दाल बनाता है और बची हुई दाल गांव वालों में बांट देता है। अजय, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम गांव वालों में हर रोज खाना बांटते हो। कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे पास गैस भरने के भी पैसे नहीं थे। एक राज की बात बताऊं? चलो मेरे घर। देखो, ये मेरा जादुई चूल्हा है। इसमें जब तुम खाना बनाओ तो बर्तन में खाना खत्म ही नहीं होता। तुम चूल्हे से बर्तन उतार दोगे तभी जाके खत्म होता है खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम गांव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम इसके पैसे चार्ज कर सकते हो। माला माल बन जाओगे तुम। नहीं जय, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि इसके जरिए मैं भी वैसा ही करूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करूँ। तुम बुद्धू हो क्या? मैं तो कहता हूँ एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अजय, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जय और अजय ने मिलकर होटल खोल लिया। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही पैसे आते हुए देख जय लालची बन गया और चूल्हे को अपना बनाने के बारे में सोचने लगा। अजय, तुमने कभी ये सोचा है कि अगर हम एक चूल्हे से इतना कमा रहे हैं तो दो चूल्हे से और कितना कमा सकते हैं? पर जय, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा चूल्हा भी जादुई चूल्हा बनने वाला है? तुम बना के देखो, क्या पता फिर से तुम्हारा जादू चल जाए। अजय और एक चूल्हा बनाता है, पर जैसे ही उस चूल्हे की लकड़ियों में आग लगती है वो चूल्हा आग से फट जाता है। ये क्या हो गया? ऐसा क्या डाला तुमने इस चूल्हे में? मैंने तो बिल्कुल वैसे ही बनाया था जैसे मैंने पहले वाला चूल्हा बनाया। कल फिर से बनाना। अजय ने दूसरा चूल्हा बनाया और दूसरा वाला भी फट गया। जय को गुस्सा आ गया और उसने अजय पर चिल्ला दिया। एक चूल्हा तुमसे ठीक से नहीं बनाया जाता। हाँ तो क्या हो गया? एक चूल्हा तो तुम्हारे पास है ही ना। ज्यादा पैसों के लालच में पागल हो गए हो तुम। लालची तुम हो गए हो अजय। तुम नहीं चाहते कि मुझे दूसरा चूल्हा मिले, इसलिए तुम गलत किस्म का चूल्हा बना रहे हो। अजय वहाँ से उठकर बाहर चला गया। अजय ना तो लालची था, ना तो अपने पैसे जय से छुपाना चाहता था। उसने सोचा वो फिर से एक चूल्हा बनाएगा, पर ये आखिरी चूल्हा होगा। अगर ये भी आग से फट गया तो पहला चूल्हा जय को देकर खुद खेती को लौट जाएगा। अजय ने ठीक पहले के चूल्हे जैसा दूसरा चूल्हा बनाया और होटल में रखकर सो गया। ये अजय मेरे सारे सपनों पे पानी फेर देगा। इसके भरोसे रहा तो मैं कभी भी शहर जाके पैसे नहीं कमा पाऊंगा। जय ने देखा होटल के किचन में चूल्हा रखा हुआ है। उसने चूल्हा उठाया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह। अजय बेटा उठो, उठो अजय बेटा उठो। हाँ, क्या हुआ? जय गांव छोड़कर भाग गया है। क्या? जय का पूरा घर खाली है। वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके शहर की तरफ जाते हुए दिखा था, लोगों ने बताया।
बेटा, सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? नहीं काका, मैं तो जय की किस्मत पे हंस रहा हूं। वो क्यों? उस बेचारे ने सोचा होगा कि जादुई चूल्हा चुरा के शहर में बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर जादुई चूल्हा तो मैं कल रात अपने घर ले गया था उसको देखकर दूसरा चूल्हा बनाने के लिए। वो बेचारा नया चूल्हा लेकर चला गया। अब पता नहीं उसमें कोई जादू होगा भी या नहीं होगा। उधर जय शहर में एक दुकान खोलता है, बड़े बड़े बैनर बनाता है होटल के लिए और खुशी खुशी पूरे विश्वास से सब्जी बनाने की तैयारी में चूल्हे की लकड़ियों को आग लगाने की कोशिश करता है। पहले के सारे चूल्हों की तरह ये चूल्हा भी आग लगते ही फट जाता है। जय चूल्हे को और अपनी फूटी किस्मत को देखकर सर पकड़कर रोने लगता है। मस्तानापुर गांव में मनोज सिंह नाम का एक गडरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मनोज के पास 2 दर्जन भेड़ें थीं। मनोज हर रोज सुबह उन्हें जंगल में चराने ले जाता और शाम को वापस ले जाता। घर का सारा काम मनोज की पत्नी सपना संभालती। वो चूल्हे पर खाना बनाकर बच्चों के टिफिन पैक करती और उन्हें स्कूल भेजती। भेड़ों की ऊन और दूध बेचकर मनोज का खर्चा चलता। मनोज अक्सर देखता कि सपना को चूल्हे पर खाना बनाते हुए बहुत खांसी आती है। एक दिन मनोज सपना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चाचा, सपना को अक्सर बहुत खांसी आया करती है। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, तुम इन्हें करवा लो और कल मुझे इनकी रिपोर्ट दिखाना। अगले दिन मनोज डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स लेकर जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखकर कहता है, सपना को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। उसे चूल्हे पर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, 2 महीने इलाज चलेगा, लेकिन ध्यान रहे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना है। मनोज और सपना घर लौट आते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। मम्मी पापा आ गए। अगले दिन जब मनोज जंगल में भेड़ें चरा रहा होता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गैस सिलेंडर खरीद लूं। अब सपना की जान कैसे बच पाएगी? तभी अचानक से रोशनी होती है और जंगल की देवी प्रकट होती है। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे जंगल में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता। मैं सबकी एक बार मदद जरूर करती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? हे देवी, मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। जंगल की देवी मनोज को एक गैस सिलेंडर देते हुए कहती हैं, तुम इसे अपने घर ले जाओ। इस सिलेंडर की खास बात ये है कि इसमें गैस कभी खत्म नहीं होगी। मनोज गैस सिलेंडर को लेकर अपने घर पहुंचता है। सपना गैस सिलेंडर देखकर बहुत खुश होती है। ये अब धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सपना अक्सर अपनी बचपन की सहेली दीक्षा से फोन पर बातें किया करती थी। उस रात भी सपना ने दीक्षा से बात की। हेलो दीक्षा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। पता है पिछले 2 दिनों में क्या हुआ? नहीं, बताओ क्या हुआ? सपना दीक्षा को सारी कहानी बताती है कि कैसे वो डॉक्टर के पास गई और कैसे जंगल की देवी ने मनोज को एक खास गैस सिलेंडर दिया। सपना के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है और पूरा परिवार खुशी खुशी समय बिता रहा होता है। एक दिन सपना को मैके से फोन आता है कि सपना की माँ की मृत्यु हो गई। शाम को जब मनोज घर आता है तो सपना उसे दुखद समाचार बताती है। मुझे तुरंत ही मैके जाना होगा। ठीक है, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ। मैं कुछ दिन शहर जाकर मजदूरी कराता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। वो लोग घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। 1 सप्ताह बाद जब सभी घर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर से गैस सिलेंडर गायब है। ये देखकर मनोज बहुत दुखी होता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मुझे शहर में कोई काम नहीं मिल पाया, हमारे पास पैसे भी नहीं है, और अगर तुम चूल्हे पे रोटी बनाओगी
तो लंग्स इन्फेक्शन से तुम्हारी जान को खतरा है। अगर मैं यहाँ पर रहकर खाना बनाऊंगा तो फिर बाहर काम पर कौन जाएगा? हमारा खर्च कैसे चलेगा? मनोज अपने पुलिसमैन दोस्त विजय को फोन करता है और सारी बात बताता है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। अगले दिन विजय मनोज के घर आता है। अरे भाई विजय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेंडर और गैस कहाँ गायब हो गए। ना तो कोई खिड़की टूटी और ना ही दरवाजे का ताला टूटा। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, फिर भी गैस सिलेंडर कैसे गायब हो सकता है? विजय ताले को लेंस से देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारे घर पर कोई आता जाता था? नहीं, तुम दोनों अपने मोबाइल फोन दिखाओ। विजय मनोज और सपना के मोबाइल्स की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। वो नोटिस करता है कि सपना अपनी फ्रेंड दीक्षा से काफी बातें करती है। विजय सपना से पूछता है, ये दीक्षा कौन है? वो मेरी सहेली है। क्या तुम अपनी सहेली दीक्षा के साथ सारी बातें शेयर करती हो? हाँ, लेकिन उसका गैस सिलेंडर से क्या लेना देना? हम सभी को अभी दीक्षा के घर चलना होगा। लेकिन क्यों? तुम मेरी बात मानो। सभी लोग दीक्षा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही दीक्षा दरवाजा खोलती है, मनोज और सपना उसके घर पर रखे गैस सिलेंडर को पहचान जाते हैं। अरे, ये तो हमारा ही गैस सिलेंडर है। दीक्षा बिल्कुल डर जाती है। दीक्षा, तुमने ऐसा क्यों किया? दीक्षा रोने लगती है और सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो सपना, मेरे घर पर सिलेंडर है लेकिन गैस बहुत महंगी पड़ती है। जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें गैस कभी खत्म ही नहीं होती, तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने तुम्हारा गैस सिलेंडर चुरा लिया। लेकिन तुमने चोरी कैसे की? जब तुमने मुझे फोन पर बताया कि तुम अपने मायके में रुकी हुई हो, तो एक दिन मैं तुम्हारे गांव गई और तुम्हारे दरवाजे का ताला देखा। मैंने तुम्हारा ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुरा लिया और मार्केट से बिल्कुल वैसा ही ताला लाकर तुम्हारे दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा कहकर दीक्षा रोने लगती है। विजय दीक्षा को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और सपना और मनोज गैस सिलेंडर के साथ वापस अपने घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।